आज है 28 मार्च और हम आज की और 27 मार्च दोनों दिन की करंट अफेयर को कवर करेंगे, क्योंकि 27 मार्च की करंट अफेयर कुछ अधिक नहीं थी। होली का त्यौहार था, इसलिए जो न्यूज़पेपर थे उनमें ज़्यादा कच्ची करंट अफेयर को कवर नहीं किया गया था, इसलिए हमने दोनों दिन की एक साथ लेके आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि हाल ही में साइमन हैरिस कहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए। ये असल में प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी नज़र डालते चलिए इस पर। ऑप्शन ए है स्कॉटलैंड, फिर है नीदरलैंड, आयरलैंड या बेल्जियम। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि आयरलैंड। देख लीजिए एक बार। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण इसका स्टैटिक है। इसको देखिए, ये जो पूरा आइलैंड है ये वाला, इसे ब्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटेन। और लगभग यहाँ से ऊपर का भाग मान के चलिए आप, ये पूरा इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड। क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड। और ये जो नीचे का भाग है बाकी, इसको बोलते हैं इंग्लैंड। और ये जो भाग बच गया ये छोटा सा, इसको बोलते हैं वेल्स। क्या बोलते हैं? वेल्स। और ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये है नॉर्दर्न आइलैंड, और ये नीचे वाला रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। अब ये तो पूरा जो आइलैंड है ये तो ब्रिटेन हो गया ये वाला, लेकिन अगर ब्रिटेन में हम नॉर्दर्न आइलैंड को मिला दें तो ये कहलाता है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग साइट शिव शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना वर्ष चुनें। अब देखिए, पहला ऑप्शन है 1819, दूसरा है 1914, तीसरा है 1919 और चौथा है 1945। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि 1919। देखिए देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार ना इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में सही से देख लेंगे। ये खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है, हम जानते हैं ये चीज़। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय सचिवालय इसका पेरिस में है। ये फ्रांस की राजधानी है, हमें ये भी पता है। तीसरा है कि IAU की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये हमें याद करना होगा। अगला कह रहा है कि जब भी ब्रह्मांड में कोई नई वस्तु पाई जाती है तो खगोलीय संघ द्वारा दिए गए नाम ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही टोंकिन की खाड़ी। ये देखिए, ये लिखा है गल्फ ऑफ टोंकिन, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। चर्चा में रही टोंकिन की खाड़ी निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी अरब सागर और ऑप्शन नंबर डी दक्षिण चीन सागर। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि दक्षिण चीन सागर। देख लीजिए एक बार इसको। टोंकिन की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ टोंकिन दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में स्थित एक खाड़ी है, जिसके पूर्वी में उत्तरी वियतनाम और उत्तर में चीन का गुआंगशी प्रांत और पश्चिम में चीन का हाइनान द्वीप तटवर्ती है। ठीक है, इसका एक बार चित्र देखना, यानी इसका एक बार फिगर देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक बार, पहले इसको देखिए, इस वाले फिगर को, इस वाले को। ये इंडिया है अपना। इंडिया के इधर ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पेनिनसुला, इसका नाम है इंडो चाइनीज़ पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? इंडो चाइनीज़ पेनिनसुला। और इसके बगल में ये जो देश है ना, यहाँ ये देश है वियतनाम। और ये जो रीजन है, ये वाला छोटा सा रीजन, ये है टोंकिन की खाड़ी। अब इसको यहाँ देखिए, इस वाले चित्र में देखिए, ये हनोई है कैपिटल, वियतनाम की कैपिटल है। ये लाओस है, और ये हैनान चाइना का जो द्वीप है वो है, और ये है इस जगह पर, ये है टोंकिन की खाड़ी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसकी लोकेशन आपको दिमाग में रखनी है। काफ़ी कई बार चर्चा में आ चुकी है, न केवल इंडियन एक्सप्रेस ने बल्कि द हिंदू ने भी इसको कई बार कवर किया है, इसलिए मैं ये चीज़ लेके आया हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उच्चायोग ने श्री संबोधि महाव्यार मंदिर में एक बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। और निम्न में से बताएं कि यह मंदिर किस पड़ोसी देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी पर भूटान, सी पर म्यांमार और डी पर श्रीलंका। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि श्रीलंका। देख लीजिए एक बार। श्रीलंका में चल रहे मेदिन पोया पर्व के अवसर पर भारतीय उच्चायोग ने कोलंबो के श्री संबोधि महाविहार मंदिर में एक बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आए कि संबोधि महाविहार मंदिर कहाँ है, तो भी श्रीलंका आपको लगाना है। ये आए कि मेदिन पोया पर्व कहाँ मनाया जाता है, तब भी आपको श्रीलंका लगाना है। अगर ये आए कि भारतीय उच्चायोग ने किस स्थान पर एक बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है, तो इसका भी उत्तर आपको श्रीलंका लगाना है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय कॉफी बोर्ड, ये काफ़ी चर्चा में रहा है इसलिए इसको लाया गया है। ठीक है, चर्चा में रहा भारतीय कॉफी बोर्ड के संदर्भ में बताएं इसका मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है अवस्थित है। बहुत ही इजी सवाल बनाया है लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बेहद महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, बी है कोयंबटूर, सी है कोलकाता और डी है बेंगलुरु। इसका जो सही उत्तर है वो है डी यानी कि बेंगलुरु। देखिए एक बार, भारतीय कॉफी बोर्ड अधिनियम 1942 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है। कैसा है? वैधानिक संगठन है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। गॉट इट। अगला देखिए, बोर्ड में अध्यक्ष सहित 33 सदस्य होते हैं, ये पॉइंट भी याद करने वाला है। और अगला कह रहा है कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और बालेहोन्नूर जो कर्नाटक में एक स्थान है में भी कॉफी बोर्ड का एक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ याद रहनी चाहिए कि अगर कॉफ़ी की चर्चा छिड़ी है ना, कॉफ़ी की चर्चा, तो कॉफ़ी के बारे में आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि कॉफ़ी ना भारत में दो किस्म की कॉफ़ी, मोटे तौर पर दो किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। एक होती है अरेबिका, एक होती है अरेबिका और दूसरी होती है रोबस्टा। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये याद रखना। अब जो अरेबिका है ना, ये अधिक उच्च स्थानों पर उगाई जाती है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है ना उसमें अधिक ऊंचे स्थानों पर उगाई जाएगी ये। और साथ ही इसके बारे में एक और चीज़ याद रखनी है कि इसकी जो सुगंध है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इसका एक्सपोर्ट अधिक होता है। समझ में आ रहा है? इसकी डिमांड भी अधिक है और ये क्वालिटी इसकी अच्छी बताई जाती है इसीलिए। अब जो रोबस्टा है वो अपेक्षाकृत निचले स्थानों पर भी उगाई जा सकती है, पहाड़ों पर, और इसमें सुगंध और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं बताई जाती जितना कि इसमें, और इसीलिए अरेबिका महंगी भी होती है जबकि रोबस्टा अरेबिका की अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये चीज़ याद रखना आप लोग कॉफ़ी के बारे में। और एक और बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना यहाँ पर स्टार लगा के, और इसको याद रखना कि भारत ने ना वर्ल्ड कॉफ़ी कन्वेंशन यानी कि WCC का 2023 में अध्यक्षता की थी और इसका जो अधिवेशन किया गया था वो बेंगलुरु में किया गया था। और एक और चीज़ याद करने वाली पता है क्या है कि ये जो अधिवेशन हुआ था ये एशिया का पहला अधिवेशन था। समझ में आ रहा है? एशिया का पहला अधिवेशन हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था, भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भारत द्वारा अंतरिक्ष सुरक्षा बढ़ाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी DRDO का पनडुब्बी निर्माण करने वाला मिशन है। ऑप्शन नंबर सी इजराइल से भारतीयों को बचाकर लाने वाला मिशन है। और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय नेवी का समुद्री सुरक्षा से संबंधित मिशन है। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि ये जो मिशन है वो भारतीय नेवी का समुद्री सुरक्षा से संबंधित मिशन है। एक बार देख लीजिए इसको। भारतीय नौसेना ऑपरेशन संकल्प के तहत अपने जहाज़ों को अरब सागर और अदन की खाड़ी में तैनात किए हुए हैं। इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने अदन की खाड़ी और अरब सागर की लोकेशन पूरी दिखाई थी, इसलिए इसमें नहीं लेके आए। आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, ताकि उस क्षेत्र से गुजरने वाले नाविकों और मालवाहक पोतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब एक बात याद रखना आप लोग कि हमने इसकी चर्चा आखिर की क्यों है, ये चर्चा में क्यों रही है, ये जगह, ये ऑपरेशन चर्चा में क्यों रहा है। तो देखिए, दिसंबर 2023 की बात है कि जब एक जहाज अपहरित हो गया था जिसका नाम था रूएन, MV रूएन, और इस पे ना बुल्गारिया के 7 क्रू मेंबर थे, बुल्गारिया के 7 लोग थे, और इस पर कुल मिलाकर 17 लोग थे। इस जहाज को नहीं बचा पाया था ना यूरोपीय यूनियन और ना ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ना ही किसी अन्य देश ने इसको बचा पाया था। किसी भी देश की मदद यहाँ पर काम नहीं आई। लेकिन अंततः जब भारत से मदद मांगी गई तो भारत ने 40 घंटे तक ऑपरेशन चलाया और इस जहाज को छुड़ा लिया। इनका जो अपहरण किया था वो सोमालिया के डाकुओं ने किया था, और सोमालिया के डाकू ना इस जहाज को एक ऐसे बेस पॉइंट के रूप में यूज कर रहे थे कि जब भी कोई जहाज आता था तो ये लेके आते थे उसके बगल में, तो जहाज समझ नहीं पाता था कि ये लुटेरों का जहाज है या फिर ये किसी देश का है। सबको लगता था कि किसी देश का जहाज है, अपन सामान लेके जा रहा है, लेकिन इस भ्रम में ना उनके साथ धोखा हो जाता था। इसलिए इस जहाज को छुड़ाना आवश्यक था। भारतीय नेवी ने यही किया और इसकी पूरे विश्व स्तर पर काफ़ी वाहवाही हुई। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने जीत दर्ज की है। ऑप्शन नंबर 1 हॉकी महाराष्ट्र,
फिर है हॉकी हॉकी उड़ीसा, फिर है हॉकी हरियाणा और फिर है हॉकी हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि हॉकी हरियाणा। समझ रहे हो? देख लीजिए एक बार। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन पुणे में किया गया, ये याद रखना आप लोग, पुणे में किया गया। इसमें हॉकी हरियाणा ने हॉकी महाराष्ट्र को हराकर यह चैंपियनशिप अपने नाम की है। हरियाणा जीती ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही जो हॉकी महाराष्ट्र है ये उपविजेता बनी है, उपविजेता, ये भी चीज़ याद रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तकनीकी सहयोग से किस वर्ष तक न्यूनतम वेतन यानी कि मिनिमम वेज को जीवन यापन वेतन यानी कि लिविंग वेज से बदलने की योजना बना रही है। देखो इस पे ना स्टार लगा लो, क्योंकि ये प्रश्न ना केवल प्री के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ये प्रश्न मेंस के लिए भी बराबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कि 2025 तक, फिर है 2026 तक, 28 तक या 2030 तक। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कि 2025 तक। देखिए, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तकनीकी सहयोग से 2025 तक न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज को जीवन यापन वेतन अर्थात लिविंग वेज से बदलने की योजना बना रही है। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि भाई 2025 तक लिविंग वेज को लेके आना है भारत सरकार को मिनिमम वेज की जगह। लेकिन समझना जरूरी क्या है कि भाई मिनिमम वेज और लिविंग वेज है क्या। देखिए, मिनिमम वेज के बारे में अगर हम समझें, इसमें सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान का सोचा जाता है। यानी कि पर डे ना, पर डे व्यक्ति को पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं कि भाई 1 घंटे के किसी राज्य में है 60 रुपये तो किसी राज्य में है 50 रुपये, इस तरह निर्धारित है हर राज्य में। उदाहरण के तौर पर 1 घंटे के रुपए जो महाराष्ट्र में हैं वो 62 रुपये कुछ पैसे हैं, जबकि वही उसी 1 घंटे के बिहार में 49 रुपये और कुछ पैसे हैं। ठीक है, तो ये ना ये न्यूनतम मजदूरी होती है। इसमें केवल इस चीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है कि लगाया जाता है, इसमें केवल इस चीज़ का अनुमान लगाया जाता है कि जो मजदूर है उसके लिए खाना का उचित प्रबंध हो सके इन पैसों से, कपड़ा पहन सके वो, और अपना मकान का जो किराया है या जो भी है वो दे सके। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है केवल। लेकिन अगर लिविंग वेज की बात आती है तो इन 3 चीज़ों का तो ध्यान रखा ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ और अधिक जो चीज़ें हैं जैसे कि एजुकेशन, भाई उसकी एजुकेशन क्या है और उसके बच्चों की एजुकेशन क्या होगी, इसके साथ ही हेल्थ, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि अगर हम कहें तो वेज की जो संकीर्ण परिभाषा है उसको ब्रॉड करके लिविंग वेज किया जा रहा है। यानी मिनिमम वेज एक तरह से संकीर्ण परिभाषा है, जबकि लिविंग वेज ब्रॉड परिभाषा है। मिनिमम वेज के बारे में आपको याद रखना है कि इसका जो एक्ट आया था 1948 में आया था, मिनिमम वेज एक्ट। ठीक है, हालांकि जो लेबर संहिता आई है उस लेबर संहिता में इसको मिला दिया गया है। पढ़ लेते हैं एक बार। लिविंग वेज में वर्कर के सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यक कई जरूरी चीज़ों के बारे में भी ध्यान दिया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2024 को मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 F1 रेस में निम्न में से किसने जीत दर्ज की है। ऑप्शन नंबर 1 कार्लोस सेंज, नंबर बी मार्क वर्स्टेपन, सी पर है चार्ल्स लेक्लर और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि कार्लोस सेंज। ये आए हैं फर्स्ट। लेकिन पता है ये जो मार्क वर्स्टेपन है ना, ये कभी किसी को जीतने ही नहीं देते थे। इस बार क्या हुआ है कि इनकी जो गाड़ी थी वो खराब हो गई थी, इसलिए पहले नंबर पर कार्लोस सेंज आए और दूसरे नंबर पर चार्ल्स लेक्लर आए, ये सेकंड नंबर पर आए। इन्हें रेस से बाहर होना पड़ा था गाड़ी खराब होने के कारण। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। फरारी टीम के ड्राइवर कार्लोस सेंज ने 24 मार्च 2024 को मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 यानी F1 रेस जीती है। विश्व चैंपियन और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैक्स वर्स्टेपन को अपनी कार की खराबी के कारण दौड़ से रिटायर होना पड़ा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और यहाँ पर ना सारे प्रश्न खत्म होते हैं जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप एकदम निश्चिंत रहिए सबसे पहले कि हम हर रोज कितने प्रश्न कराएं, इसकी कोई वो नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती कि इतने प्रश्न कराने ही कराने। आवश्यकता ये होती है कि कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ छूट ना पाए, इसके लिए आपको ट्रस्ट करना होगा। याद रखिएगा, कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं छूटेगी, ये याद रखिए। चाहे आप किसी वेबसाइट पर चले जाओ, चाहे आप किसी वेबसाइट पर चले जाओ, चाहे आप किसी न्यूज़पेपर पर चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, अगर इन्होंने टेस्ट बनाए हों, आप एक काम करिए, हमारी करंट अफेयर पढ़ के इनके टेस्ट लगा करके देखिए, आपको अपने आप महसूस हो जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ अननेसेसरी प्रश्न डाल देते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता। उनका अगर महत्व होगा तो एग्जाम से ठीक 1 या 1.5 या मैक्सिमम 2 महीने तक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अभी एग्जाम को कम से कम 4 महीने मान के चलिए, कम से कम बता रहा हूँ, ये कम से कम है।
कम से कम 4 महीने एग्जाम को मान के चलिए। तो ऐसी स्थिति में अभी कुछ प्रश्नों को छोड़ना जरूरी है, क्योंकि उनका आगे चल करके एकदम महत्व खत्म होने वाला है। जो कल का प्रश्न था, अब एक बार कल वाले प्रश्न को देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, अबू धाबी, स्विट्जरलैंड, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर बी अबू धाबी है। सबने दिया भी था और काफ़ी खुशी भी हुई थी मुझे। अब जो आज का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को और देखिए और सभी लोगों को आंसर देना है। ओके, हाल ही में किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार सुअर की किडनी मानव में ट्रांसप्लांट करने में सफलता प्राप्त की है? ऑप्शन नंबर एक जर्मनी, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस। इसका सही उत्तर देना है। और हाँ, जो लोग रेगुलर कमेंट कर रहे हैं ना, जो लोग रेगुलर आंसर दे रहे हैं, एटलीस्ट वो लोग मत रुकना, ठीक है? आपको देना ही देना है, एटलीस्ट आप तो देते ही रहिए, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं।